गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ जयेश कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं एसएससी अड्डा 24/7 पर। तो सभी का वेलकम है। किशन सिंह, राजन कुमार, अनामिका पाठक, तो सभी का वेलकम है। आज हम स्पेशल सेशन करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। आप जानते हैं कि 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है जिसमें 50 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस आती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ये आपके लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, और आपकी एज 18 से 25 ईयर्स के बीच है, तो आप दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल रिक्रूट हो सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और फिजिकली आप फिट होनी चाहिए। चाहे आप इंडिया के किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम एसएससी लेती है और एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो टीसीएस के एजेंसी लेती है। तो उसके पैटर्न पे बेस्ड मैं आज एक जनरल अवेयरनेस का सेशन कराऊंगा। तो सभी का वेलकम है। आप सभी से अनुरोध है कि सेशन अच्छा लगे तो बिल्कुल उसे शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आपको बता दो, अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या पीसीएस ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा एक नया चैनल है यूपीएससी एंड स्टेट अड्डा, इस यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस अड्डा, आप इससे जुड़ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। चलिए पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा जय हिंद सभी को विशाल, राय, हेमंत कुमार, शुभम, गौतम, दीपक, तो सभी को मेरी तरफ से वेलकम है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे के संबंध में है? देखिएगा, हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। ठीक है, 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। वो इस वजह क्योंकि 14 सितंबर 1949 को यानी 1949 को जो भारत की संविधान सभा है उसने क्या करा था? हिंदी को भारत की कार्यकारी भाषा का दर्जा दिया था, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का स्टेटस दिया था। ठीक है, किसका दिया था स्टेटस? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का स्टेटस दिया था। वैसे आप इसे सिंपल याद कर सकते हैं कि जो 343 है ये 7 का क्यूब होता है। ये क्या होता है? 7 का क्यूब होता है। अच्छा, राज्यसभा की सीटों की संख्या अनुच्छेद उसमें दे रखी है आपकी अनुसूची शेड्यूल 4 में दे रखी है। वैसे तो आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 में लोकसभा और राज्यसभा का जिक्र है, लेकिन राज्यसभा का सीटों का आवंटन जो है वो शेड्यूल 4 यानी अनुसूची 4 में दे रखा है। और कश्मीर को विशेष दर्जा आज वैसे ही 5 अगस्त है, तो पिछले साल 2019 में 5 अगस्त को कश्मीर का जो ये स्पेशल स्टेटस था, कश्मीर का नहीं, जम्मू कश्मीर को जो आर्टिकल 370 से स्पेशल स्टेटस था, तो अब तो वो एक इतिहास हो गया। तो ये ऑप्शन डी इसमें कोई वैल्यू नहीं रखता। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय संविधान को संघ क्यों कहा जाता है? ओके, भारतीय संविधान को संघ क्यों कहा जाता है? देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 है, वो क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया। ओके, भारत अर्थात इंडिया, या इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत के आधिकारिक तौर पर 2 नाम है, भारत और इंडिया। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, यानी राज्यों का संघ होगा। भारत में जो है ना, एक आपको मैं बता दूं, इसमें आपके 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी है। ओके, आई एम न्यू हियर ऑल्सो। ओके, तो आप पढ़ते रहिएगा, आप ध्यान रखिएगा। इंडिया को कहा जाता है इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, यानी जो भारत संघ है उसमें से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स। इसी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे क्या बोला जाता है? क्वासी फेडरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वासी फेडरल। क्योंकि हमारे यहाँ किसी राज्य को बांटकर 2 राज्य बनाया जा सकते हैं, या 2 राज्यों को जोड़कर 1 राज्य बनाया जा सकता है। इसी वजह से कई बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है? क्वासी फेडरल भी कहा जाता है।
जहां तक देखा जाए अमेरिका की, अमेरिका भी यूनियन ऑफ स्टेट है, तो वो क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, यानी उसके 50 राज्य है ना, तो उन 50 राज्यों को हम बड़ा या छोटा या उनसे बांट कर एक या दो राज्य नहीं बना सकते। बिल्कुल, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करें। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं अगले का। कौन से अनुच्छेद में अविशिष्ट शक्तियां दी गई हैं? अब ये पहले समझिएगा, अविशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं। अब ये अविशिष्ट यानी रेजिड्यूजरी पावर क्या होती है? आप सभी जानते हो कि भारतीय संविधान का जो शेड्यूल 7 है, इसमें भाई क्या दी गई है, लिस्ट दी गई है, सूचियां दे रखी हैं। 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड आपका कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट को हम हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। ये एक तरीके का डिवीजन ऑफ पावर है। गुड मॉर्निंग 248 राहुल बाल्यान, आपने बिल्कुल सही बताया है। ओके 248। आपकी ये क्लास ना यूपीएससी एंड स्टेट अड्डा पे शाम को 5 बजे चलेगी, लेकिन मैं आपको मिलता रहूंगा एसएससी अड्डा पर भी, ठीक है। अगर आपको दिल्ली पुलिस से संबंधित क्लास देखनी है तो आप यूपीएससी ये चैनल है, इस पे शाम को 5 बजे जरूर मिलेगा, यूपीएससी एंड स्टेट अड्डा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यूनियन लिस्ट में वो विषय है जिस पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। पहले इसमें 97 सब्जेक्ट होते थे, अब इसमें 101 आ गए। स्टेट लिस्ट में, ये नोट करते हुए चलिएगा, कई बार ये भी चीजें पूछी जाती है। स्टेट लिस्ट में पहले 66 विषय आते थे जिस पे राज्य कानून बना सकता था, वो अब कितने हो गए, 61 हो गए हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 बना सकता था जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, अब ये कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं। उसके बाद भी अगर कोई शक्तियां बच जाती है तो उन्हें रेजिड्यूजरी पावर यानी अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, जो आर्टिकल 248 में आता है जी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बना सकती है। तो भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, सेशन को शेयर और लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से करों में किसे करों में राज्य का हिस्सा तय करने का संवैधानिक अधिकार है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस कौन करता है? क्रेजी बॉय राहुल, बिल्कुल बिल्कुल, आज आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन अभी सर यहाँ पढ़ाई की बात कर लें तो बहुत अच्छा है। धर्म कर्म के बाद 12:15 पे करेंगे। ओके, निम्नलिखित में से किससे करों में राज्यों का हिस्सा तय करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त आयोग, योजना आयोग। योजना आयोग तो अब है ही नहीं, खैर नीति आयोग आ गया। राष्ट्रपति के परामर्श के से केंद्रीय मंडल। भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स है वो कौन करता है? तो वो कौन करता है, जल्दी से बताइएगा। योजना आयोग नहीं करता है, बिल्कुल। अनुराधा सिंह ने इसका आनंद सिंह सरदार ने इसका आंसर सही बताया। सॉरी सर, मैं थोड़ा गलत पड़ गया इसे। तो इसका है आपका फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है ये आर्टिकल 280 में दिया गया है, और इसको अपॉइंट भी कौन करते हैं? इसको अपॉइंट करते हैं हमारे महामहिम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करते हैं। अब अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस क्या है, जैसे कि अगर आप सपोज करें 100 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा हुए टैक्स के, CGST और SGST मिला के, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गवर्नमेंट गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इस 100 रुपये में से 32.5 रुपये तो राज्य को जाएंगे, ओके, और बाकी का 67.50% किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो बी इसका ऑप्शन है। कैरी मीनाती ने भी इसका आंसर सही दिया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुड मॉर्निंग शुभम कुमार। तो राज्य विधायिका के सदस्य सार्वजनिक महत्व के द्वारा मामलों में सरकार का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ स्टेट कैन फोकस द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, सेंशन मोशन, कट मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ओके, राज्य विधायिका, चाहे राज्य हो, अगर मैं यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर हटा के लोकसभा भी कर देता तो भी क्या होता है? देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा भी राजस्थान में चल रहा है, यहाँ में तो बहुमत सिद्ध करना पड़ता है कि आपको गवर्नमेंट होने के लिए आपके पास बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, अगर आपके लिए विपक्ष ले आए। ये दरअसल होता है सेंसर मोशन।
ठीक है। अगर अर्जेंट नीड, इस सेंशन मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निंदा प्रस्ताव। अगर किसी अर्जेंट पब्लिक नीड पर कोई ध्यान दिलाना चाहता तो सेंशन मोशन पे होता है। किस पे होता है, सेंशन मोशन, स्थगनन पे नहीं होता। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है खत्म कर देना, स्थगनन का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के महालेखा निरीक्षक, महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। देखो आर्टिकल 148 में, आर्टिकल 148 में क्वेश्चन 5 का बी था बिल्कुल। आर्टिकल 148 में आपका क्या दे रखा, CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 315 में आपका दे रखा UPSC। ओके, UPSC के चेयरमैन होते हैं, ठीक है, चेयरमैन। और आर्टिकल आपका 324 यानी ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके जो होते हैं मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, इन तीनों का जो कार्यकाल होता है वो या तो होता है 6 इयर्स और टिल ही अटेंड, हाँ, और टिल ही अटेंड एज ऑफ 65 इयर्स, या तो 6 वर्ष तक रहेंगे, विच एवर कम फर्स्ट, विच एवर इनमें से जो भी पहले है, विच एवर कम्स फर्स्ट, या तो 6 साल तक रहेंगे या 65 वर्ष की आयु तक रहेंगे। सपोज करो अगर कोई व्यक्ति 50 साल की आयु में CAG UPSC का चेयरमैन या इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया, तो उसे 56 ईयर की एज में उस पद से त्याग देना ही होगा। और सपोज करो अगर कोई व्यक्ति 64 ईयर्स की एज में लगता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 1 साल बाद उस अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। और भाई जरा सेशन को शेयर और लाइक करते चलें तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद के, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। देखिए जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भाग पार्ट 14A में, ठीक है, किसमें जोड़ा गया था, भाग 14 का में जोड़ा गया था। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आपका जो SSC से रिलेटेड अगर कोई केस होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वो इसी में ही आता है। 2013 का पेपर इन्होंने ही समाप्त करा था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CAT, कैट। प्रशासनिक मामलों से, या से सिंपल एक बात कहूँ, गवर्नमेंट के मामलों से, गुड मॉर्निंग सभी को, गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉई के संबंधित उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा, पदोन्नति हो रही है, सो कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे संबंधित जो चीज़ है वो आपकी किस में आती है, आपकी आर्टिकल 223A, किस में आती है, आर्टिकल 223A में। भाई आर्टिकल 356 में तो आप सभी जानते हो स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है। ओके, अच्छा एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये वाला आर्टिकल, आर्टिकल 249। अभी तक आर्टिकल 248 तो पढ़ा, 249 के बारे में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के में दिए गए किसी के ऊपर कोई कानून लॉ बनाना चाहती है, तो उसके लिए उसे परमिशन चाहिए होगी, किसकी परमिशन, किसकी चाहिए होगी, राज्यसभा की। ये आर्टिकल 249 में है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 249 में है कि अगर केंद्र सरकार राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कोई कानून बनाना चाहती है, राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कोई कानून बनाना चाहती है, तो उसके लिए उसे सबसे पहले राज्यसभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। अजहर भट्टी, गुड मॉर्निंग सर। तो सभी का वेलकम है भाई। सेशन को जरा शेयर और लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, तो एक बार जरा मेरे को बता दीजिएगा, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, जल्दी बताइएगा, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है। हु डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट।
जल्दी से बताइएगा, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? ओके, हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट। गुड मॉर्निंग शंकर कुमार पाल सर, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। देखिए इतने लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक के भी बटन कम है, जरा बिल्कुल बताइएगा। तो बिल्कुल, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगर ये बात संसद के उससे ही होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर, के सुझाव पर, ओके, सुझाव पर राष्ट्रपति लाभ के पद का निर्णय करता है। अभी हाल ही में दिल्ली में पिछले, अभी तो दिल्ली की नई गवर्नमेंट दोबारा बन चुकी है, यानी इससे पहले जो अरविंद केजरीवाल की थी, तो इनके 21 जो एमएलए थे उनको इसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए प्रेसिडेंट ने उनके पद से हटा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और भाई जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। राजनीतिक दलों के प्रतीकों का आवंटन कौन निश्चित करता है? तो देखो ये एक जन प्रतिनिधि अधिनियम है, यानी द पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1956, ये एक कानून है, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1956। उसके अनुसार भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। भारत का जो चुनाव आयोग था, इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर वर्ष हम जो 25 जनवरी जो हम सेलिब्रेट करते हैं, 25 जनवरी जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो किस रूप में करते हैं? नेशनल वोटर्स डे के तौर पर करते हैं। किस तौर पर करते हैं? नेशनल वोटर्स डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? अब देखो कितना अच्छा हो गया, भाग 8 किससे संबंधित है, इसी से ही ध्यान रखिएगा। जल्दी से बताइएगा भारतीय संविधान का। देखो जो भारत की संसद है और सुप्रीम कोर्ट है, ये तो भाई 5th में दे रखा है, ठीक है। ये किस में दे रखा है? 5th में। आपका महालेखा परीक्षक भी आपका 5th में दे रखा है। हाई कोर्ट है जो आपको किस में दे रखा है? पार्ट 6 में दे रखा है। इसमें आता है आपका केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। किसके बारे में आता है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है, 31 अक्टूबर 2019 से भारत में 9 यूनियन टेरिटरीज होती थी, लेकिन 22 जनवरी 2020 से भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई? 8। तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 8वां ही उनसे रिलेटेड क्या है? भाग है। क्या हुआ है? दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को क्या मिला दिया गया? एक कर दिया गया। यहाँ देखिएगा, एक चीज आपको बता दूं, पहले प्रश्न आता था कि एरिया के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी होती थी? तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी होती थी वो होती थी आपके अंडमान निकोबार। लेकिन अगर अब क्वेश्चन आया तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बच्चों आपकी क्या होगी? लद्दाख होगी। क्या होगी? लद्दाख। ये इस वक्त भारत की क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। अगर मैं बात करूं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना क्या है? हाई कोर्ट है। और दिल्ली और पुद्दुचेरी प्लस जम्मू कश्मीर भी अब इसमें आ गया है। ये ऐसी हैं कि जिनके पास क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा भी है। ओके, बिल्कुल। और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते चलिए। दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया। अब ये आ गए हैं, अभी तक तो आपको मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन कराए, अब ये जो आए हैं क्वेश्चन, ये हैं आपके हिस्ट्री से संबंधित। चलिए इन्हें करते का। बैटल ऑफ वंडीवाश का जो युद्ध है 22 जनवरी सन 1760 को हुआ था। 22 जनवरी सन 1760 को वंडीवाश का ये युद्ध हुआ था।
इसमें क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट करा था, ठीक है, डिफीट करा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी फ्रेंच को डिफीट करा था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें कौन नेतृत्व कर रहा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें नेतृत्व कर रहे थे सर आयर कूट, सर आयर कूट, और फ्रेंच फोर्सेस का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे काउंट डी लैली। कौन कर रहे थे, काउंट डी लैली। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी है। बहुत अच्छे आंसर। हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एरा। ओके, भारत का पहला वाइसरॉय प्री इंडिपेंडेंस। देखो ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे ये 1773 में क्या बने थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बने थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर जनरल। ये 1833 में क्या बने थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड माउंटबेटन पता क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिपेंडेंस और यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे ये क्या थे, फर्स्ट वॉइस रॉय थे। ये क्या थे, फर्स्ट वॉइस रॉय थे, प्रथम वॉइस रॉय थे। अच्छा ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वॉइस रॉय थे। लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, आपके लास्ट वॉइस रॉय थे। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन आपके क्या थे, लास्ट वॉइस रॉय थे। और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कई सारी चीजें करी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत करा था भारत में। ध्यान रखिएगा, भारत में एकमात्र वॉइसरॉय जिसकी हत्या की गई थी, जल्दी से बताइएगा, भारत में एकमात्र वॉइसरॉय जिसकी हत्या की गई थी। और भाई जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। भारत में एकमात्र वॉइसरॉय जिसकी हत्या की गई थी। और भाई सेशन को शेयर और लाइक करते हुए जरूर चलिएगा, फटाफट जल्दी से बताइएगा, भारत में एकमात्र वॉइसरॉय जिनकी हत्या की गई थी। ओके, हाँ, इंडियन पहले थे सी राजा गोपालाचारी। गुल्लू भाई बिल्कुल आपने सही बताया है, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर है लॉर्ड मायो। 1872 में एक ये जो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में थे वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे एक अफगान था या अफगान पठान था, दोस्त मोहम्मद खां, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। अच्छा, लॉर्ड मायो के समय में क्या हुआ था, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज हेल्ड। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। लॉर्ड मायो के समय में भारत में क्या हुई थी, पहली बार जनगणना हुई थी। ये जरूर लिखिएगा, भारत में पहली बार क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। शंकर बिल्कुल, मयंक रावल, ओके मयंक यू आर देयर, ओके वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं। हु लेड इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी के युद्ध में जाहिर सी बात है सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। इसमें थे रॉबर्ट क्लाइव, इसमें कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने 3 सेनाओं को हराया था, शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे, शाह आलम जो मुगल शहजादा था, और मीर कासिम जो आपका क्या कहते हैं बंगाल का नवाब था। तो उसमें कौन थे, हेक्टर मुनरो। उसमें कौन थे, हेक्टर मुनरो। क्योंकि आयरकूट तो आपके किस में थे, बैटल ऑफ बंदीवाश में। किस में थे, बैटल ऑफ बंदीवाश। तो हेक्टर मुनरो, ओके, कैप्टन हेक्टर मुनरो जी है। चलो आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग कर दी थी। देखो उन्हें जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी वो 1913 में उन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए, भारत में गीतांजलि, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, उसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था साहित्य के लिए, नोबल प्राइज। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल
1919 को जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड या लोगों को जो नृशंस हत्या की गई थी, तो उस वजह से इन्होंने क्या करा था, अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही टैगोर ने ही 1917 में गांधी को, यानी गांधी जी को किसकी टाइटल दिया था, महात्मा का टाइटल दिया था। कौन सा टाइटल दिया था, महात्मा का टाइटल दिया था। जी हाँ, और भाई सेशन को शेयर और लाइक जो करेगा। अरे अभी जो बताया वही आ गया। ठीक है, तो देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब देखो इन ऑप्शन के बारे में, सबसे पहले इनकी बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते हैं, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, यानी फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। ठीक है, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। इनका एक नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और मैं इसे लेकर रहूंगा, यानी स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ओके सोनिका बेटा, अच्छा ध्यान रखो, जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने 1893 में बम्बई में, क्योंकि उस समय मुंबई नहीं होता था, बम्बई में क्या शुरू करी थी, गणेश फेस्टिवल या गणेश पूजा, जो मुंबई में आप काफ़ी हर्ष और उल्लास से मना जाते हैं। और शिवा जयंती यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो जन्म दिवस होता है, शिवा जयंती मनाना शुरू करता, ताकि लोगों में यूनिटी रहे। इसी वजह से अंग्रेज इन्हें भारतीय शांति का जनक कहते थे। अच्छा, 1907 में इन्हें मंडाले जेल में भेज दिया गया था। ये मंडाले आपका पड़ता है आज की, उस समय बर्मा में पड़ता था। मंडाले में जेल में भेज दिया था, देशद्रोह का मुकदमा। यहाँ इन्होंने एक बुक लिखी थी। यहाँ इन्होंने क्या लिखी थी बच्चों, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य। यहाँ इन्होंने एक बुक लिखी थी गीता रहस्य। तो कई बार एक इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी बुक लिखी थी, तो गीता रहस्य। अच्छा, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में लिखेगा PGMG, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में लिखेगा PGMG, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। और हाँ बिल्कुल, केसरी और मराठा ये दो न्यूज़पेपर भी निकालते थे प्रगति मिश्रा। बेटा यू आर राइट। और भाई जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। सेशन को शेयर और लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे जब माउंटबेटन प्लान हुआ था? देखो वैसे तो दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू ये सबसे ज्यादा बार क्या बने हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बने हैं, ये आपके अध्यक्ष बने हैं, यानी प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन इनका जो सबसे फेमस है 1929 का सेशन है, जो कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। जो लाहौर में हुआ था, जिसमें हमने पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर करा था, यानी टोटल इंडिपेंडेंस। फिर सरदार पटेल का 1931, ये बच्चों ये आपका कराची में हुआ था। ठीक है, किस में हुआ था, कराची में।
और इसमें हमने डिमांड करी थी, ये लिख लीजिएगा। मेरे को देखो, मैं आपकी नॉलेज पे बिल्कुल शक नहीं करता, आई नो आपको पता, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने डिमांड करी थी किसकी? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की डिमांड करी थी। तो कांग्रेस के किस सेशन में फंडामेंटल राइट्स को डिमांड किया गया था? तो 1931 का कराची का सत्र। फिर 1921 में मौलाना आज़ाद, ये जो सेशन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। एक मैं हटा लेता हूँ अपने आप को। और ये जो मौलाना आज़ाद है ना, ये है ना यंगेस्ट प्रेसिडेंट, ओके, यानी कांग्रेस के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। और जेबी कृपलानी 1946 में मेरठ, ओके, जेबी कृपलानी 1946 मेरठ में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ओके, जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, जीवंत राम कृपलानी क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर 1948 जयपुर में दोबारा सेशन होता है स्वतंत्रता के बाद, जिसमें पट्टभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, या पी सीतारमैया इन्हें बोला जाता है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पी सीतारमैया। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल से संबंधित एक चीज, कि 1928 में एक बारडोली सत्याग्रह था, बारडोली सत्याग्रह, ठीक है। क्या था? बारडोली सत्याग्रह। इस बारडोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने इन्हें कौन सा टाइटल दिया था? सरदार का टाइटल दिया था। इनका जन्म दिवस हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के तौर पर हम मनाते हैं। ओके, बिल्कुल सरदार की उपाधि दी गई थी। वहां की महिलाओं ने वो शराब के ठेके को जो बंद कराने के लिए होता है ना, उसके लिए वो चला रखा था। बिल्कुल, आंध्रा बैंक की स्थापना बिल्कुल सीतारमैया के द्वारा की गई थी। और जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है, इसकी स्थापना करी थी लाला लाजपत राय जी ने, ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी थी? लाला लाजपत राय जी ने। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? सबसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो इन्होंने नारा दिया था। लेकिन दिल्ली चलो इन्होंने नारा तब दिया था जब ये इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की, हाँ बिल्कुल सोने का बालिकान, बिल्कुल आपसे रहता। व्हाट इज जय भीम? ये रिलेट किया जाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं तो वो जय भीम बोलते हैं, ठीक है। जगतनाथ नाहक, बिल्कुल। भगत सिंह इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो, कि हमें दिल्ली जाके आज़ाद करानी है। अलामा इकबाल, इन्हें अलामा इकबाल बोलते हैं। और इन्होंने वो है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये इन्होंने लिखा। और हसरत मोहानी ने 1929 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करी थी, तो उस सत्र में इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी, ओके, ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह नहीं है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह ने इस नारे का सबसे ज्यादा न्यूज करा, ओके। पिछले क्वेश्चन का आंसर था बेटा, पिछले क्वेश्चन का आंसर था जेबी कृपलानी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? जेबी कृपलानी, ठीक है। ओके, चलिए आप बढ़ते हैं। राम उपग्रह, बिल्कुल, राम उपग्रह क्या हाल है, ठीक है, चलो, वेरी गुड। ये अगला प्रश्न, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये किसके द्वारा दिया गया है? ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी संपदा का दोहन, इसे हम क्या बोलते हैं? संपदा का दोहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, संपदा का दोहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये किसके द्वारा दिया गया? संपदा का दोहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ध्यान रखिएगा,
ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये जो है ना, ये दादा भाई नेहरूजी। अब दादा भाई नेहरूजी के सामने के लिए काफी सारे पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट जरा है इनके लिए लिखिएगा। एक तो ये कौन थे? सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे भाई? ये दूसरे अध्यक्ष थे। दूसरी चीज इनके बारे में लिखिएगा, इन्हें बुलाया जाता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पितामह बुलाया जाता है। तीसरा पॉइंट इनके बारे में लिखिएगा, पॉलिटिकल गुरु ऑफ बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी के, बाल गंगाधर तिलक जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, फिर इनके बारे में जो चौथा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो जरा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन, ओके, जिन्होंने मेंबरशिप ली थी, मेंबर बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के यानी ब्रिटिश संसद के। ओके, ये कब बने थे? 1892 में। फिर 1887 में ये क्या थे? पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति थे। हाँ, 4 बार ये प्रेसिडेंट रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्या करी थी? कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड यानी गणना की थी नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करी थी। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय आय की क्या करी थी? गणना करी थी। अगर आपको थोड़ा नीचे दिखे ना तो मैंने ये लिखा है 1887 फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की क्या करी थी? गणना करी थी। ठीक है, एक ही चीज और ध्यान रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल, एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल, ये इनकी बुक का नाम पूछा जाता, पॉवर्टी इन इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल। ध्यान रखिएगा, इसमें इन्होंने सिद्धांत दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी संपदा का दोहन, जो अंग्रेज हमारे भारत से लूट के ले जाते थे, संपदा का दोहन। तो दादा भाई नेहरूजी इज दी राइट आंसर। और भाई जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करें, जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन कि केसरी न्यूज़पेपर कौन निकालता था? तो ध्यान रखिएगा, 2 न्यूज़पेपर निकालते थे बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, इंग्लिश भाषा में निकालते थे वो, इंग्लिश भाषा में दी मराठा। ठीक है, इंग्लिश भाषा में कौन सा निकालते थे? दी मराठा। और मराठी भाषा में निकालते थे, मराठी, मराठी भाषा में निकालते थे केसरी। ठीक है, मराठी भाषा में कौन सा? केसरी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में एक मैगजीन निकालते थे, मैगजीन। इस मैगजीन का नाम था इंडियन ओपिनियन। इस मैगजीन का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। ओके, इंडियन ओपिनियन। ओके, ये 1893 में, लेकिन ये साउथ अफ्रीका में। इंडिया में कौन से अखबार निकालते थे? इन इंडिया, इन इंडिया 2 न्यूज़पेपर निकालते थे, एक तो यंग इंडिया। ठीक है, 2 न्यूज़पेपर निकालते थे, एक तो यंग इंडिया और हरिजन, हरिजन। तो ये 2 चीज़ें थी जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। अरे ये तो मैं भूल गया, वाह मज़ा आ गया, मैं तो भूल गया। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ, यानी हिस्ट्री खत्म, अब ज्योग्राफी आ गई। और भाई जरा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो, लाइक तो एटलीस्ट कर दो, 100 लाइक हो जाने चाहिए, लाइक जरूर कर दो, एटलीस्ट 100 लाइक हो जाने चाहिए। द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंट्री डज नॉट टच विद अरुणाचल प्रदेश, निम्नलिखित में से किसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं मिलती है? ध्यान रखिएगा,
अरुणाचल स्टेट अरुणाचल का है, बिल्कुल। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्या है जल्दी, गोलू भाई जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी। चंदन कुमार, सोनिका बालिकान, जल्दी से बताओ। ज्योग्राफी, यस। आज मैंने आपको 2-3 सब्जेक्ट तो करा दिए सर, पहले पॉलिटी कराया, फिर हिस्ट्री कराया, फिर अब ज्योग्राफी आ गया। ज्योग्राफी के ओके बिल्कुल। और जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करा करें, ओके। और दिल्ली पुलिस की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है दिल्ली पुलिस की, तो आपको इस चैनल पे मिलेगा, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस अड्डा पर आप मेरे से मिल सकते हैं। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, मैं आपको इस पे कल 5 PM से, कल 5 बजे से आपको इस पे मैं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच, मतलब यूट्यूब पे क्लासेस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, ओके। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप मेरे से मिल सकते हैं, ओके। द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड, नागालैंड की तो जुड़ती है, ठीक है। अगर इस तरीके से मैं इंडिया का मैप बनाऊं, ये हमारा सिक्किम हो गया, ये आपका भूटान हो गया, इस तरीके से यूं जा रहा है और ये ऐसे है, ओके। तो ये तो हो गया भाई सिक्किम, ठीक है। ये हो गया भूटान, ये हमारा ऐसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे ना ऐसे यूं जाके यूं असम है, ठीक है, असम है। और इधर ये नागालैंड है, फिर मणिपुर है, ठीक है। नागालैंड है, फिर मणिपुर है। तो मणिपुर नहीं टच करता ना, डी ऑप्शन, डी, मणिपुर नहीं टच करता ना, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ओके। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ओके। स्क्रीन फ्रीज कैसे हो गई यार ये, ओके। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल। अगर आवाज आ रही है, मैं जरा से देख रहा हूँ क्वेश्चन को, ये क्या दिक्कत हो गई है इसमें, एक सेकंड जरा होल्ड करिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, कि अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी आवाज़ आपको सुनते रहनी चाहिए, ओके। तो जो चिनूक है ना, वो चाइना में नहीं बहती। चिनूक आपका रॉकीज पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला में आपका यूएसए में फ्लो करती है। किस में फ्लो करती है, यूएसए। रॉकीज पर्वतमाला यूएसए में आपका ये फ्लो करती है, ओके। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, देखो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कंसेप्ट समझिएगा। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में है, ठीक है। जब दिन होता है ना, यानी डे होता है, सूर्य निकलता है, तो जो होता है ना, ये लैंड है और ये सी है। तो सूर्य की किरणें लैंड में 2 मीटर जाती हैं और सी में 200 मीटर तक। तो पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और जो भूमि है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडा हो जाती है। तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। तो दिन के समय जो समय चलती है उसे बोलते हैं सी ब्रीज, यानी सागर से तट की ओर। शाम को ये उल्टा हो जाता है, नाइट में ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो लैंड पे क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, और सी में क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है। तो शाम के समय जो विंड मूवमेंट होती है वो होती है, इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। इसे हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज हम इसे बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, तो ये पूछा ड्यूरिंग डे क्या चलती है, सी टू लैंड चलती है। क्या चलती है, सी टू लैंड। इसलिए जो मछुआरे होते हैं, इसीलिए जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं, रात को समय मछली पकड़ने के लिए सागर के तट पे जाते हैं। रात में मछली पकड़ने के लिए सागर में जाते हैं, क्योंकि ये जो लैंड ब्रीज है ये इन्हें गहरे सागर की ओर ले जाती है, और सुबह के समय सी ब्रीज इन्हें किनारे तक ले आती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया। और भाई जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। तो देखो, माउंट किलिमंजारो ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है,
अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, ठीक है। माउंट एटना तो है ही हाईएस्ट वॉल्केनो, ठीक है, ये तो है ही हाईएस्ट वॉल्केनो। ओके, माउंट फ्यूजियामा ये आपका जापान में है, ठीक है, जापान में है। और माउंट ब्लैक है इसका आंसर है माउंट ब्लैक। जी हाँ, आनंद सिंह सागर, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, एक बार आप लोग बताइएगा जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, डू यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, थंब हैंड्स अप का निशान बना के मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो इससे मेरे को अच्छा लगेगा कि भाई आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के लाया जाए। ओके, शंकर चंदन कुमार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जगन्नाथ नाहन आपके भाई, बिल्कुल। चलो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। रीजन विच डिवाइड्स गंगा एंड इंडस रिवर सिस्टम, वो कौन सा रीजन है जो गंगा और इंडस रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है, यानी इनके बीच में बंटवारा लाता है। ओके ओके जगन्नाथ साहब, बिल्कुल धन्यवाद। तो जल्दी से बताइएगा वो कौन सा रीजन है जो गंगा और इन सिंधु नदी प्रणाली के बीच में डिवाइड लाता है। ओके अरविंद राजपूत, धन्यवाद जी। ओके चलिए तो ध्यान रखिएगा, अंबाला, राफेल विमान भी हमारे अंबाला में उतरे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करूँ, वैसे तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अगर मैं इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करूँ, थोड़ा ऊपर का नॉर्दर्न पार्ट ही बना देते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो पड़ता है, ये तो ये यहाँ से सिंधु नदी ऐसे है, तो ये सारी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं बाकी सारी। तो ये हो गई, यहाँ पे ये आपका अंबाला पड़ गया हरियाणा में, और यहाँ से फिर आपका माँ गंगा रिवर सिस्टम है। ठीक है, तो कौन सा है इसका आंसर? डी अंबाला होगा। ओके डी अंबाला, जी हाँ बिल्कुल हरियाणा। ओके हरियाणा बिल्कुल। अजहर भट्टी बताइए सर क्या कह रहे हो? हाँ, कोई आपको ऑप्शन इसमें गलत आ रहा है? अच्छा, नामचा बरवा जो जगह है, नामचा बरवा, उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ से ये जो हिमालयाज है ना, हिमालयाज है, अगर हम देखें हिमालयाज जो हैं, वो आपके नंगा पर्वत से लेके ये नामचा बरवा तक एक आर्क फॉर्म शेप में है। तो जो आपकी वो है ना ब्रह्मपुत्र नदी, वो यहाँ कैलाश पर्वत के निकट उद्गम स्थल होता है, और जैसे ही हिमालय खत्म होते हैं तुरंत भारत में प्रवेश करती है। तो ये जो है ना नामचा पर्वत चाइना में है क्यों, और ये हिमालय की मतलब ग्रेट हिमालय का एक लास्ट पार्ट है। ओके चलिए बिल्कुल। अजहर भट्टी आप क्या कह रहे हो? करंटली क्लासेस, अच्छा ओके। मेरी करंटली क्लासेस जो हैं, अभी मैं आपको एसएससी अड्डा पे ही, ठीक है, एसएससी अड्डा पर ही आपको मिलूँगा दोपहर 2 बजे। इसमें मैं आपको कराता हूँ, इसमें मैं कराता हूँ एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। ये डेली क्लास होती है मेरी, डेली क्लास होती है, तो ज़रूर इसमें आइएगा। ओके वेरी गुड, तो सभी का मेरी तरफ से धन्यवाद है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और ध्यान रखिएगा हमारा ये दिल्ली पुलिस का एक बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको डिस्काउंट कोड 1U191 यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा adda247.com पर। ये बैच 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसमें हमारी ही सारी ही ज़बरदस्त फैकल्टी पढ़ा रही हैं। तो दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 एक आपको के लिए बहुत स्पेशल अच्छा लाइव पेड बैच लाया है, जिसमें मैं खुद पढ़ाऊँगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसे परचेज कर सकते हैं। आपको विजिट करना पड़ेगा adda247.com पर, और ये कैपिटल कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा। तब तक के लिए भाई सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके दीपक, लव यू टू डियर, और सभी को मेरी तरफ से बहुत
बस अच्छा लगा, 2 बजे दोबारा मिलिएगा। मैं आपसे तब तक के लिए आपके विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।